Good morning all the students of MSc फाइनल। आज हम डिस्कनेक्शन अप्रोच को कंटिन्यू रखते हुए उसके जो नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ इवेंट्स की गाइडलाइन अपन स्टडी कर रहे थे, और ऑर्डर ऑफ इवेंट्स में की जो गाइडलाइन है उसमें अपन ने गाइडलाइन फर्स्ट और गाइडलाइन सेकंड है उनकी स्टडी कर ली थी। आज के वीडियो में अपन गाइडलाइन आगे की जो गाइडलाइंस हैं ऑर्डर ऑफ इवेंट्स की, डिस्कनेक्शन अप्रोच की, रेट्रोसिंथेसिस की, उन सभी गाइडलाइंस की स्टडी करते हैं। तो जो गाइडलाइन थर्ड है वो गाइडलाइन थर्ड ये है कि इफ एफजीआई इज नीडेड ड्यूरिंग द सिंथेसिस इट मे वेल alter the directing effect of the group and the other substituents may therefore be added either before or after the FGI। ओके, तो ये जो गाइडलाइंस है ये गाइडलाइन हमें ये बताती है कि जैसे मान लीजिए कोई कंपाउंड से है और कोई टारगेट मॉलिक्यूल से है और उस टारगेट मॉलिक्यूल्स में कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है कि उस फंक्शनल ग्रुप की स्थिति में कोई जो दूसरा जो फंक्शनल ग्रुप है उसको अपन जोड़ नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि वो जो फंक्शनल ग्रुप है उसका डायरेक्टिंग इफेक्ट अलग है। और उसका जैसे मान लीजिए कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है और उसका मेटा डायरेक्टिंग इफेक्ट है, और टारगेट मॉलिक्यूल में उस ग्रुप से पैरा पोजीशन पर कोई सब्स्टिट्यूट और जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहां पर मेटा डायरेक्टिंग इफेक्ट है और उसकी पैरा पोजीशन पर जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है तो उसकी पैरा पोजीशन से तो जुड़ नहीं सकता। जो जुड़ेगा, जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल से है वो जो जुड़ेगा वो कौन सी स्थिति पर जुड़ेगा? पैरा पोजीशन पर, मेटा पोजीशन पर जुड़ेगा। और यहां पर किससे जुड़ रहा है? पैरा पोजीशन पर जुड़ रहा है। तो फिर जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है उसका अपन एफजीआई करवाते हैं, और एफजीआई करवाते हैं तो यदि पैरा पर जोड़ना है तो उसको मेटा जो डायरेक्टिंग है उसको ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप में चेंज कर लेते हैं, और यदि ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है और अपने को मेटा डायरेक्टिंग की जरूरत है तो उसको अपन एफजीआई के द्वारा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये जो है वो यही है कि इफ एफजीआई इज नीडेड ड्यूरिंग द सिंथेसिस, यदि किसी सिंथेसिस के दौरान एफजीआई की आवश्यकता होती है, इट मे वेल अल्टर द डायरेक्टिंग इफेक्ट ऑफ द ग्रुप्स एंड द अदर सब्स्टिट्यूएंट। ये किसी भी ग्रुप का एफजीआई के द्वारा अपन किसी भी ग्रुप के डायरेक्टिंग इफेक्ट को अल्टर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। यदि ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप जुड़ रहा है तो उसको अपन एफजीआई के द्वारा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप में चेंज कर देंगे, और जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है उसको अपन एफजीआई के द्वारा ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप में चेंज कर देंगे। मे देयरफॉर बी एडेड आइदर, और उसके बाद में फिर अपन कोई भी जो सब्स्टिट्यूट है वो एफजीआई के पहले या एफजीआई के बाद में उसको जोड़ सकते हैं। ये तो गाइडलाइन थर्ड की बात हो गई। अब इसको यदि अपन किसी एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं तो अपने को ये ज्यादा एक्सप्लेन होता है और उसको ज्यादा समझ पाते हैं कि गाइडलाइन जो थर्ड है वो क्या कहना चाह रही है, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू अपन देखेंगे कि जैसे मान लीजिए एक टारगेट मॉलिक्यूल्स है और उस टारगेट मॉलिक्यूल्स में आप देख रहे हैं यहां पर ये क्लोरीन एटम है, और क्लोरीन एटम के साथ साथ यहां पर ये CCl3 है, ये इस तरीके से, ठीक है। ये टारगेट मॉलिक्यूल्स है। यहां पर इसका यदि अपन डिस्कनेक्शन कर रहे हैं, इसका डिस्कनेक्शन करेंगे तो इसका एफजीआई करवाते हैं। कल पढ़ा था अपन ने, एफजीआई का मतलब फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन। एक फंक्शनल ग्रुप को दूसरे फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्टेड करते हैं बाय एडिशन, एलिमिनेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन मेथड्स के द्वारा। और इस एफजीआई के द्वारा यहां पर इसका जो होगा डिस्कनेक्शन, इसको अपन इस तरीके से इसको चेंज कर लेते हैं CS3, और इसका फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन करवाते हैं। तो फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो यहां पर ये इस तरीके से टोलुइन
और यहां पर CCl क्लोरीनेशन, यहां FGI करवा रहे हैं। ये इस तरीके से आप इस एग्जाम्पल को देखिए। इस एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि यहां पर जो CCl3 ग्रुप है वो CCl3 ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग इफेक्ट है इसका, और मेटा डायरेक्टिंग इफेक्ट है तो यदि ये ग्रुप जुड़ा हुआ है और इसका अपन क्लोरीनेशन करते हैं तो क्लोरीनेशन करेंगे तो ये जो क्लोरोनियम आयन है, मतलब रिएक्शन के दौरान की बात कर रहे हैं कि जो क्लोरोनियम आयन है वो मेटा पोजीशन के ऊपर जुड़ेगा यहां पर, जबकि इसमें आप देख रहे हो टारगेट मॉलिक्यूल्स में कि ये कहां पर जुड़ रहा है, पैरा पोजीशन के ऊपर जुड़ रहा है। तो इसका जो डायरेक्टिंग इफेक्ट है वो डायरेक्टिंग इफेक्ट सही नहीं है। किसका डायरेक्टिंग इफेक्ट सही नहीं है? CCl3 का डायरेक्टिंग इफेक्ट सही नहीं है, क्योंकि CCl3 है वो मेटा डायरेक्टिंग है, और जो एज ए इलेक्ट्रोफाइल्स के रूप में जो ग्रुप जुड़ रहा है वो इसकी पैरा स्थिति के ऊपर, पैरा पोजीशन के ऊपर अटैच है। तो पैरा पोजीशन के ऊपर अटैच है तो जुड़ना कहां पर चाहिए था? मेटा पोजीशन के ऊपर जुड़ना चाहिए था। तो यदि यहां पर ये जो Cl समूह है यदि ये मेटा पोजीशन के ऊपर होता तो अपने को किसी FGI की आवश्यकता नहीं है, यहां पर FGI करना कोई रिक्वायर्ड नहीं है। परंतु यहां पर चूंकि CCl3 की पैरा पोजीशन के ऊपर Cl जुड़ रहा है और CCl3 है वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो ये स्थिति है, ये सही नहीं है। ठीक है, फिर उस कंडीशन में अपन क्या करवाते हैं? FGI करवाते हैं। FGI करवाएंगे तो आप देखिए CCl3 समूह है उसको अपन CH3 समूह में चेंज कर देते हैं। ठीक है, या सिंथेसिस के अंदर अपन देखेंगे कि CH3 है उसका अपन क्लोरीनेशन के द्वारा Cl2 और PCl5 की प्रेजेंस में इसका CH क्लोरीनेशन करवाएंगे तो CH3 है वो किस में बदल जाएगा? CCl3 समूह के अंदर चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन यहां पर CH3 समूह में इसको FGI करा करके CH3 समूह में बदल लिया। यहां पर CH3 समूह में बदलना इसलिए सुटेबल है क्योंकि CH3 यदि समूह है, जैसे मान लीजिए ये जो है ये रिमेनिंग पार्ट है कंपाउंड्स का, जो क्या होगा? टोलुइन। तो जो टोलुइन है वो कैसा इफेक्ट देता है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट देता है। जो CH3 ग्रुप है उसका कैसा डायरेक्टिंग इफेक्ट है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट है, और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट होगा तो यदि इसका अपन क्लोरीनेशन करवाते हैं तो जो क्लोरीनियम आयन है वो इसकी पैरा पोजीशन के ऊपर अटैच होगा, और पैरा पोजीशन पर अटैच होगा तो अपने को इस तरीके से टारगेट मॉलिक्यूल से है वो अपने को ऑब्टेन होगा। ठीक है, तो आप यहां पर देख रहे हो कि FGI है वो क्यों नेसेसरी है? FGI अपन ने क्यों करवाया है? क्योंकि CCl3 मेटा डायरेक्टिंग है और CH3 है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, और यहां पर ये Cl जुड़ गया। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आप इसका यदि आप और देखेंगे डिस्कनेक्शन अप्रोच, तो यहां पर अपन इस Cl का है वो अपन क्या कर देंगे? डिस्कनेक्शन कर देंगे, डिस्कनेक्ट कर देंगे। और कल अपन ने पढ़ा था कि डिस्कनेक्शन है उसके अंदर ये Cl और CH3 है, तो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है उसका अपन डिस्कनेक्शन है, डिस्कनेक्ट है वो पहले करते हैं, तो यहां पर Cl का डिस्कनेक्ट कर देंगे, और यहां पर ये टोलुइन, और टोलुइन के बाद में यहां पर आप जैसे Cl2 या यहां पर क्लोरोनियम आयन बनेगा ये इस तरीके से। ठीक है, तो ये इस तरीके से डिस्कनेक्ट होगा। यहां पर आप देख रहे हो कि यदि आप इसका सिंथेसिस देखेंगे, सिंथेसिस मैं लिख देता हूं, सिंथेसिस के ऊपर भी देखिए यहां पर देखिए आप इसके अंदर आप सीन करेंगे तो यहां पर टोलुइन है, टोलुइन का
FeCl3 लेविस एसिड की प्रेजेंस में Cl2 के साथ में अपन रिएक्ट करवाते हैं तो हेलोजिनेशन रिएक्शन होती है, क्लोरीनेशन रिएक्शन होती है, और उस क्लोरीनेशन रिएक्शन के द्वारा यहाँ पर क्लोरोनियम आयन है उसके द्वारा इस तरीके से ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है तो यहाँ पर पैरा अपने को उत्पाद प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है ये वर्केबल रिएक्शन है। उसके बाद में यदि अपन CCl2 और PCl5 है इसकी रिएक्शन के द्वारा अपन ये देखें तो ये CCl3 को इस CH3 समूह को अपन CCl3 समूह में आसानी से इसको क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, और चेंज कर देंगे तो ये इस तरीके से टारगेट मॉलिक्यूल्स है वो अपने को प्राप्त होगा। ठीक है, तो आप समझ रहे हो ना कि CCl3 को CH3 समूह में कैसे चेंज किया, यहाँ पर FGI है वो अपन ने क्यों करवाया, और उसका रीजन यही है कि यहाँ पर इसका जो डायरेक्टिंग इफेक्ट है उसको अपने को चेंज करना है। तो यहाँ पर FGI के द्वारा डायरेक्टिंग इफेक्ट को चेंज करके फिर अपन कोई डायरेक्टिंग इफेक्ट को चेंज कर दिया, जैसे CCl3 से CH3 बना दिया, फिर अपन ने कोई सब्स्टिट्यूट है वो क्या कर दिया, ऐड कर दिया। जैसे यहाँ पर CH3 है ना, CH3 से अपन कौन सा सब्स्टिट्यूट ऐड कर दिया, Cl सब्स्टिट्यूट ऐड कर दिया। तो ये डायरेक्टिंग इफेक्ट चेंज करके फिर अपन कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट है वो अपन उसके क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये गाइडलाइन है, और ये जो गाइडलाइन है वो अपने को FGI है उस FGI का इम्पोर्टेंस भी बता रही है, और उस गाइडलाइन के द्वारा अपन ये जो है ये भी अपन इसको पढ़ रहे हैं। तो इसी तरीके से ये गाइडलाइन थर्ड है, उस गाइडलाइन थर्ड के अकॉर्डिंग अपन डिस्कनेक्शन करते हैं। इसके और भी एग्जाम्पल देखें तो और भी एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि किस तरीके से एक फंक्शनल ग्रुप को दूसरे फंक्शनल ग्रुप में चेंज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे Me है, यदि मान लीजिए मैथिल समूह जुड़ा हुआ है तो आप देखेंगे कि मैथिल समूह है ये कैसा होता है, ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग समूह होता है, और ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग समूह होता है तो इसको अपन किस में चेंज कर सकते हैं, COS समूह में चेंज कर सकते हैं। और ये COS समूह है ये कैसा होता है, मेटा डायरेक्टिंग समूह होता है। कल अपन ने पढ़ा था कि जो मैथिल है उसको COS समूह में अपन KMnO4 के द्वारा ऑक्सीडेशन के द्वारा अपन एल्किल जो समूह है मैथिल है उसको आप COS समूह में चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से जैसे मान लीजिए ये जैसे मेटा डायरेक्टिंग है, इसी प्रकार से जैसे Me है ये वही ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है, इसको आप CCl3 में और CF3 में भी चेंज कर सकते हैं जो क्या है, मेटा डायरेक्टिंग है, और ये ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है। इसी तरीके से जैसे मान लीजिए NO2 है, ये NO2 है ये क्या है, मेटा डायरेक्टिंग है, और NO2 को आप किस में चेंज कर सकते हैं, NH2 में चेंज कर सकते हैं। तो NH2 है ये कैसा है, ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है। तो आप देखिए FGI के द्वारा किसी एक डायरेक्टिंग इफेक्ट को अपन अल्टर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है और यदि उसका जो सब्स्टिट्यूट है वो सही पोजीशन पर नहीं है, उसके डायरेक्टिंग इफेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं है, तो फिर उसको FGI करा करके उसको मेटा डायरेक्टिंग में चेंज कर सकते हैं, और मेटा डायरेक्टिंग है उसको आप ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग में चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारे FGI अपन ने इससे पहले भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन और सब्स्टिट्यूशन के द्वारा अपन ने देखा था कि एक फंक्शनल ग्रुप को दूसरे फंक्शनल ग्रुप में चेंज कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी डायरेक्टिंग इफेक्ट के अकॉर्डिंग डायरेक्ट इफेक्ट को अल्टर करने के लिए यहाँ पर भी FGI करके गाइडलाइन थर्ड है उसके थ्रू डिस्कनेक्शन अप्रोच है, उसको प्रॉपर तरीके से सुटेबल तरीके से अपन किसी भी जो टारगेट मॉलिक्यूल्स है उसका डिस्कनेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑर्डर ऑफ इवेंट्स की जो थर्ड गाइडलाइंस है वो इस तरीके से है। उसके बाद में अपन ऑर्डर ऑफ थर्ड के बाद में अपन देखते हैं ऑर्डर ऑफ इवेंट्स की गाइडलाइन फोर्थ, और गाइडलाइन फोर्थ के अंदर अपन देखेंगे तो जो गाइडलाइन फोर्थ है वो गाइडलाइन फोर्थ है वो ये है कि मैनी ग्रुप्स कैन बी एडेड बाय न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑन ए डाइओजोनियम साल्ट मेड फ्रॉम एन एमीन। ठीक है, एडिंग अदर ग्रुप्स एट द एमीन स्टेज। ठीक है, तो यहां पर जैसे जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, और एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में अपन जानते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड्स की जो वेल नोन रिएक्शन होती है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है,
और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के द्वारा अपन जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं उनके अपन इलेक्ट्रोफाइल्स का ऐड करवाते हैं और इलेक्ट्रोफाइल्स के द्वारा अपन सिंथेसिस करते हैं किसी एक जो कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड्स है उसके अपन कोई भी सब्स्टिट्यूट है उसको अपन ऐड करते हैं। यहाँ पर क्या है कि यदि मान लीजिए कोई एरोमेटिक कंपाउंड है और उस एरोमेटिक कंपाउंड से जो सब्स्टिट्यूट जुड़ा हुआ है उसका कोई नॉन इलेक्ट्रोफाइल्स है ही नहीं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए CN है, किसी एरोमेटिक कंपाउंड से CN जुड़ा हुआ है, तो CN जुड़ा हुआ है तो CN है वो कोई नॉन इलेक्ट्रोफाइल है ही नहीं कि इस तरीके से ये कोई इलेक्ट्रोफाइल्स की पोजीशन में है ही नहीं कि इसको अपन जोड़ देंगे। तो फिर CN है, NH2 है, OH है, तो इस तरीके के जो ग्रुप्स हैं वो अपन किसी एरोमेटिक कंपाउंड्स के अपन जोड़ते हैं तो फिर वो जोड़ेंगे अपन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के द्वारा, ठीक है। अब यहां पर बात आती है कि जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते ही नहीं है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देंगे तो फिर ये जो CN प्लस तो है ही नहीं, क्या होता है CN माइनस, तो ये एज ए किसकी तरह है, न्यूक्लियोफाइल्स की तरह है। और न्यूक्लियोफाइल्स की तरह है तो एरोमेटिक कंपाउंड से तो न्यूक्लियोफाइल्स जुड़ते नहीं है क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं वो वैसे ही इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है और न्यूक्लियोफाइल्स है वो भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है। तो जनरली एरोमेटिक कंपाउंड्स न्यूक्लियोफिलिक टाइप की जो रिएक्शंस होती हैं वो बहुत रेयरली देते हैं या जनरली देते ही नहीं है, अपन इस तरीके से कह सकते हैं। तो फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे करवाएं? तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाने के लिए जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं उनको उन एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं वहां उनको अपन एमीन में चेंज कर लेते हैं, है ना। एरोमेटिक कंपाउंड्स है उसके अपन जैसे NH2 ग्रुप ऐड कर दिया, नाइट्रो ग्रुप ऐड करके उसको FGI के द्वारा NH2 ग्रुप में चेंज कर लिया। फिर ये अपन जानते हैं कि एनिलीन है, उस एनिलीन्स के द्वारा अपन डाईएजोनियम साल्ट का निर्माण कर सकते हैं और डाईएजोनियम साल्ट फॉर्मेशन करेंगे। और अपन ये अच्छी तरह जानते हैं कि डाईएजोनियम जो साल्ट है वो 2 टाइप से रिएक्शन देता है। एक तो जो रिएक्शन देता है वो होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और जो दूसरी जो रिएक्शन देता है वो देता है कपलिंग रिएक्शन, ठीक है। तो आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बहुत सारे एग्जांपल पढ़े होंगे डाईएजोनियम लवण के, जैसे सैंडमेयर रिएक्शन है, सैंडमेयर रिएक्शन के बाद में जैसे बार्ट रिएक्शन है। इसके अलावा आपने और पढ़ा होगा बेल्ज सीमान रिएक्शन है, फ्लोरिनेशन करवाते हैं, क्लोरिनेशन ब्रोमिनेशन है वो अपन सैंडमेयर रिएक्शन के द्वारा करवाते हैं। इस तरीके से बहुत सारे न्यूक्लियोफाइल्स का अपन डाईएजोनियम साल्ट है उस डाईएजोनियम साल्ट के ऊपर अटैक करवा करके और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के द्वारा अपन किसी भी ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट को उससे जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो गाइडलाइन 4 है वो गाइडलाइन 4 हमें यही बता रही है कि मैनी ग्रुप्स, जो कई ग्रुप्स होते हैं उनको अपन न्यूक्लियोफिलिक डाईएजोनियम साल्ट बना करके और फिर उसके ऊपर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवा करके फिर उस ग्रुप्स को अपन ऐड करते हैं, ठीक है। यहां पर एक बात आई कि जो डाईएजोनियम साल्ट है वो एमीन स्टेज में बनता है, मतलब पहले अपन जो है उसमें NH2 ग्रुप ऐड करेंगे और फिर आप ने जो डाईएजोटीकरण है उसमें आपने देखा होगा कि NH2 समूह है, फिर वहां पर NaNO2 और HCl है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब वेरी लो टेम्परेचर के ऊपर डाईएजोटीकरण रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो डाईएजोटीकरण करवाएंगे तो वो एमीन स्टेज में करवाएंगे और उसी एमीन स्टेज में एमीन है, NH2 समूह है, वो आप जानते हो NH2 समूह है वो मोर एक्टिवेटिंग ग्रुप है, बहुत एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है और एक्टिवेटिंग ग्रुप के साथ में वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप भी होता है, ठीक है। तो यहां पर जैसे मान लीजिए कोई सब्स्टिट्यूट जोड़ना है तो वो जो सब्स्टिट्यूट अपन जोड़ेंगे वो सब्स्टिट्यूट भी एमीन की स्टेज में ही जोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक NH2 समूह है उस जो एरोमेटिक कंपाउंड्स है उसकी रिएक्टिविटी को वो इंक्रीज करता है, उसकी रिएक्टिविटी को वो बढ़ाए रखता है और बढ़ाए रखेगा तो फिर उस स्थिति में अपन किसी भी सब्स्टिट्यूट को एरोमेटिक कंपाउंड से इजीली अटैच करा सकते हैं, इजीली रिएक्ट करा सकते हैं, इजीली ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आप एक एग्जांपल देखिए इसमें
उस एग्जाम्पल से अपन को और भी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि गाइडलाइन है वो 4th अपने को क्या कहना चाह रही है, और जो गाइडलाइन 4 के बारे में मैं आपको बता रहा हूं तो मैं भी आपको क्या कहना चाह रहा हूं, ये सारा इस एग्जाम्पल के थ्रू अपन समझ सकते हैं। तो देखिए एक एग्जाम्पल, यहां पर एक सिंपल एनालिसिस है, और इस सिंपल जो एनालिसिस में आप एक कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर्स देखिए। इस कंपाउंड की स्ट्रक्चर्स में आप देखेंगे कि इस तरीके से ये कंपाउंड्स है, और ये दोनों बाइफेनिल रिंग है। इस बाइफेनिल रिंग्स के अंदर यहाँ पर ये क्लोरीन और यहाँ पर ये COOH ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये टारगेट मॉलिक्यूल्स है। इस एनालिसिस में ये एक टारगेट मॉलिक्यूल्स है। इस टारगेट मॉलिक्यूल्स में जैसे यहां पर आप देख रहे हैं कि अभी गाइडलाइन 3rd अपन ने पढ़ी है कि जो COH ग्रुप है वो ऑर्थो, ये जो COH ग्रुप है वो मेटा डायरेक्टिंग इफेक्ट होता है, और यहाँ पर जो Cl है जो क्लोरीनेशन के द्वारा जुड़ा हुआ है, ये अपन मानते हैं तो क्लोरीनेशन के द्वारा जुड़ा हुआ है, तो फिर ये ऑर्थो पोजीशन के ऊपर जुड़ा हुआ है, जबकि यह जुड़ा हुआ कहाँ होना चाहिए था, मेटा पोजीशन के ऊपर होना चाहिए था, पर ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये जो COH है ये उसका इस कंपाउंड्स के अंदर जो डायरेक्टिंग इफेक्ट है वो COH के डायरेक्टिंग इफेक्ट से Cl यहाँ पर अटैच नहीं होता है। तो फिर अपन ने यहाँ पर किसकी आवश्यकता है, FGI की आवश्यकता है, और FGI की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि यदि ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है तो इस ग्रुप को अपन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप में चेंज कर दें, कन्वर्ट कर दें, और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग में कन्वर्ट कर देंगे तो ये जो Cl है वो ऑर्थो पोजीशन के ऊपर ऐड होगा, जुड़ेगा। ठीक, यहां पर तो फिर यहां पर FGI करवाते हैं, और FGI होगा तो आपने अभी पढ़ा ही है COH मेटा डायरेक्टिंग, उसका FGI अपन क्या करवा दें, यहां पर ये जो है ना ये COOH, तो इसका FGI करवाएंगे तो ये इसको अपन किस में बदल दें, CN में, यहां पर Cl, और ये इस तरीके से, और ये ऐसे। ठीक है, उसके बाद में और इसका देखिए, और यहां पर देखेंगे तो ये नहीं, इसको थोड़ा सा आप ध्यान से समझना, ये है ये यहां पर आप ध्यान से समझोगे तो आपको इस स्थिति में आप इसको पाओगे। और फिर आप और इसका नेक्स्ट डिस्कनेक्शन देखेंगे, तो नेक्स्ट डिस्कनेक्शन देखेंगे तो यहां पर ये इस तरीके से, और डिस्कनेक्शन आप और देखिए, यहाँ FGI और ये NO2 FGI, और एक बार और डिस्कनेक्शन देखेंगे तो आप यहां पर पाएंगे बाइफेनिल्स। ओके, देखिए इसको, ये एक एनालिसिस है, यहां पर जो इसका कर रहे हैं उसमें आप देखो CN है, तो यहां पर HCl NaNO2 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड, और CuCN, और उसके बाद में यहाँ पर CCl क्लोरीनेशन, यहाँ FGI, और FGI में यहाँ पर क्या किया है, रिडक्शन, और यहाँ पर है नाइट्रेशन। ठीक है, तो आप जैसे ये एनालिसिस है, इस एनालिसिस को आप एक बार सिंथेसिस की ओर देख लीजिए, है ना। सिंथेसिस में अपन देखेंगे बाइफेनिल है,
ठीक है, उल्टा देख लेते हैं इसे अपन। इस तरीके से टारगेट मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। यदि इस तरीके की जो चल रहे हैं, यदि इस तरीके से चलेंगे तो वो क्या है, सिंथेसिस है, रिएक्शन है। तो यदि ये रिएक्शन वर्केबल है तो अपने को टारगेट मॉलिक्यूल इजीली प्राप्त हो जाएगा, और यदि वर्केबल नहीं है तो फिर टारगेट मॉलिक्यूल प्राप्त नहीं होगा। इसके सिंथेसिस को अपन एक बार और लिख लेंगे, जैसे ये है ना, ये रेट्रोसिंथेसिस है, इसी को अपन एक बार और लिख लेंगे, तो मतलब इसका उल्टा लिख लेंगे तो ये और भी क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से अपन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाते हैं। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाएंगे तो कौन सी पोजीशन के ऊपर, कौन सी स्टेज के ऊपर अपन अदर सब्स्टिट्यूट है उसको अपन इजीली ऐड कर पाएंगे। ठीक है, तो इस सिंथेसिस के अंदर आप देखेंगे, देखिए बाइफेनिल्स है, और बाइफेनिल का अपन क्या करवाते हैं, नाइट्रेशन करवाते हैं। नाइट्रेटिंग जो मिक्सर है उसके द्वारा अपन इसका नाइट्रेशन करवाएंगे। तो यहां पर जो नाइट्रोनियम आयन है वो एज ए इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह बाइफेनिल रिंग्स जो एक एरोमेटिक कंपाउंड्स है उसके ऊपर अटैक करती है, और अटैक करके इस तरीके से ये इसका नाइट्रेशन करती है, और ये नाइट्रोनियम आयन है वो इसको इस तरीके से ऐड हो जाता है। ठीक है, क्लियर है ये चीजें। नाइट्रोनियम आयन ऐड होने के बाद में फिर उसका अपन एफजीआई करवाते हैं, फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन करवाते हैं, और वो रिडक्शन प्रोसेस के द्वारा करवाएंगे। रिडक्शन प्रोसेस के द्वारा करवाएंगे तो आप देखेंगे कि NO2 समूह है उसको अपन इजीली किस में चेंज कर सकते हैं, NH2 समूह में चेंज कर सकते हैं। अभी गाइडलाइन जो फोर्थ अपन पढ़ रहे थे, उस गाइडलाइन फोर्थ के अपन ने के लिए अपन ने पढ़ा है कि एडिंग अदर ग्रुप्स एट द एमीन स्टेज, कि एमीन स्टेज के ऊपर अपन दूसरे ग्रुप को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो स्टेज है, ये जो स्टेज है, ये कौन सी स्टेज है, एमीन स्टेज है, और उस एमीन स्टेज के ऊपर किसी दूसरे सब्स्टिट्यूट को अपन इस कंपाउंड से ऐड करते हैं। तो यहां पर जो टारगेट मॉलिक्यूल्स है, उस टारगेट मॉलिक्यूल्स में जो आपको दूसरा सब्स्टिट्यूट दिखाई दे रहा है वो कौन सा है, क्लोरीन है। तो यहां पर इस स्टेज के ऊपर अपन क्लोरीन एटम को इस बाइफेनिल जो रिंग है उस बाइफेनिल रिंग के साथ अपन ऐड करेंगे, और ऐड करेंगे तो सीधा सा है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के द्वारा यहां पर इसका क्लोरीनेशन होगा। क्लोरीनेशन के लिए आप जनरली जानते हैं कि Cl2 और FeCl3 की प्रेजेंस में यदि अपन रिएक्शन करवाते हैं तो ये NH2 समूह है, ये NH2 समूह है, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग के साथ साथ ये मोर एक्टिवेटिंग ग्रुप है, और मोर एक्टिवेटिंग ग्रुप होने के कारण से ही किसी दूसरे सब्स्टिट्यूट को एमीन स्टेज में अपन इसको ऐड करवाते हैं। तो यहां पर ये जो NH2 है, इस NH2 का यहां पर CCl जो क्लोरीनेशन है ना, तो यहां पर इसका क्लोरोनेशन के द्वारा यहां पर ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो ये जो क्लोरोनियम आयन है वो इसकी ऑर्थो पोजीशन के ऊपर ऐड हो जाता है। ठीक है, और इस स्टेज के ऊपर ये अपन ऐड करते हैं। ठीक है, यहां पर ऐड करने के बाद में अब ये देखिए ये NH2 समूह है, और NH2 समूह है उसका यूज क्या है, इस गाइडलाइन से में यूज क्या है NH2 समूह का, NH2 समूह का यूज है डाई एजोटिनेशन, डाई एजोनियम साल्ट फॉर्मेशन। तो NH2 समूह है तो उसका डाई एजोनियम साल्ट फॉर्मेशन करते हैं, और डाई एजोनियम साल्ट बनेगा तभी उसके ऊपर अपन क्या करवा पाएंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवा पाएंगे। तो यहां पर देखिए आप जो फर्स्ट में लिख रखा है वहां पर अपन डाई एजोटिनेशन, जो डाई एजोटीकरण की जो कंडीशन है वो अपन कंडीशन अपन इसको अवेलेबल करवाते हैं, और वो क्या है NaNO2HCl, और 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के ऊपर ये जो NH2 समूह है उसको अपन किस में चेंज कर लेंगे, डाई एजोनियम साल्ट में चेंज कर लेंगे। आप देखिए इसको थोड़ा सा, डाई एजोनियम साल्ट कैसे होगा, इस तरीके से N2Cl, ये अब ये जो ग्रुप है यहां पर दूसरा न्यूक्लियोफाइल्स आएगा, तो न्यूक्लियोफाइल्स आएगा तो ये यहां से ये N2 है, डाइएजोनियम है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो यहां पर क्या क्रिएट होगी, यहां पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट होगी, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी तो यहां पर न्यूक्लियोफाइल्स है वो इजीली से अटैक कर देगा। तो यहां पर इस स्टेज में ये कंडीशन देने से डाई एजोनियम साल्ट बनेगा।
ठीक है। और फिर सेकंड स्टेट में CuCN, तो यहां पर CN माइनस के रूप में है, एज ए न्यूक्लियोफाइल्स के रूप में है, और न्यूक्लियोफाइल्स के रूप में है तो ये जो न्यूक्लियोफाइल्स है वो M2Cl जो समूह है उसको क्या कर देगा, सब्स्टिट्यूशन कर देगा, उसको हटा देगा, उसकी जगह पर खुद ऐड हो जाएगा, और उस रिएक्शन को अपन बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो यहां पर ये इस तरीके से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के द्वारा CN है उसका FGI करवाया है। कल अपन ने पढ़ा था कि जो CN ग्रुप है उसका क्षारीय माध्यम में यदि आप हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो जो CN समूह है वो COH समूह के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से ये CO समूह के अंदर कन्वर्ट होकर के COH में बदल गया। इसके डिस्कनेक्शन को अपन इस तरीके से पढ़ सकते हैं, इसके सिंथेसिस को अपन इस तरीके से पढ़ सकते हैं। तो कल अपन ये जो गाइडलाइन 4 है इसका अपन सिंथेसिस देखेंगे और बाकी की जो गाइडलाइन है वो देखेंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो आप और भी थोड़ा ध्यान दीजिए और पढ़ने में थोड़ा और गौर कीजिए, सब समझ में आ जाएगा। इसके साथ ही आप सभी को थैंक्स, धन्यवाद।